ये कहानी है मायागंज गांव में रहने वाले लकड़हारे सूरजमल की। सूरजमल की पत्नी आशा गर्भवती थी। रात के 10:30 बज रहे थे जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आह आह, सुनते हो जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दवा खाना ले चलिए। गांव से अस्पताल की दूरी कोई 6 किलोमीटर थी। एक तो रात, ऊपर से वहां तक जाने का रास्ता बिल्कुल खराब। फिर भी उसे अस्पताल तो ले जाना ही था। उसने अपने दोस्त सरजू की बैलगाड़ी पर आशा को बिठाया और उसे अस्पताल की ओर ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में सड़क पर पड़े गड्ढों के कारण आशा को बहुत दिक्कत हो रही थी। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है जी। अरे थोड़ा धीरज रख, हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन अचानक बैलगाड़ी एक बड़े से गड्ढे में फंस गई और सूरजमल और उसके दोस्त की लाख कोशिश के बावजूद भी उसका पहिया उस गड्ढे से बाहर नहीं निकला। सूरज भाई, हमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये पहिया तो बाहर ही नहीं निकल रहा है। इधर भाभी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अचानक आशा एक बार फिर जोरों से चीखी, मेरा हाथ थामो जी, दर्द हो रहा है बहुत। आशा की प्रसव पीड़ा बढ़ती गई और उसने कुछ देर बाद 2 सुंदर सुंदर बच्चियों को जन्म दिया। दोनों बच्चियों को देखकर सूरजमल खुशी से उछल पड़ा। अरे भगवान, ये देख, हमारे यहाँ लक्ष्मी आई है। दो लक्ष्मी, ये देख कितनी प्यारी है दोनों बच्चियां लगातार रोई जा रही थीं। अरे आशा, देखना दोनों बेटियां रो रही है हमारी। इन्हें जरूर भूख लगी होगी, इन्हें दूध तो पिला दे। लेकिन सूरजमल के बार बार कहने के बाद भी आशा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अरे क्या हो गया, बोलना, इन्हें गोद में उठाना। अरे क्या हो गया? लेकिन आशा अब क्या और कैसे बोलती। 2 बच्चियों के जन्म के साथ ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सूरजमल के अकेले कांधों पर 2 नन्ही बच्चियों का जिम्मा सौंपकर। सूरजमल के लिए ये मुश्किल तो था, लेकिन वो दोनों बच्चियों को बड़े प्यार से पालने लगा। उसने एक का नाम रखा चुनमुन और दूसरे का नाम रखा रुनझुन। दोनों बहनों में बहुत ही ज्यादा प्यार था। वे साथ खेलती, साथ पढ़ती, साथ शैतानियां करती। एक पल भी वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती थी। अरे चुनमुन, कहाँ है री? हम यहाँ हैं बाबा। आज आपने बहुत देर कर दी आने में। क्या करूँ, बारिश हो गई थी ना, तो लकड़ियाँ ही नहीं मिल रही थी। बाबा, कल से हम भी आपके साथ लकड़ियाँ काटने जाएंगे। अरे नहीं, तुम दोनों अभी बहुत छोटी हो। अभी तो तुम दोनों ढेर सारी मस्ती करो। वो तो हम करते ही हैं, क्यों रुनझुन? धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों बच्चियां अब 7 साल की हो गई थीं और समय के साथ दोनों का प्यार भी बढ़ गया था। अगर 1 मिनट भी वे एक दूसरे से दूर होती तो उनका मुंह लटक जाता। एक बार दोनों बहनें सूरजमल के साथ मेले में गई थीं, लेकिन बहुत भीड़ होने के कारण ना जाने कैसे चुनमुन का हाथ रुनझुन से छूट गया। बाबा चुनमुन कहाँ गई? अभी तो वो मेरे साथ ही थी। आधे घंटे बाद ही चुनमुन मिल गई। असल में वो एक झूले के पास खड़ी होकर झूला देखने लगी थी और इसी में उसका हाथ छूट गया। तू कहाँ चली गई थी? पता है, ऐसा लग रहा था मैं हूँ तो मेले में, लेकिन मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। देख, ऐसा मत कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हट, मरने की कोई बात करता है क्या? हमें तो साथ रहना है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अलग नहीं होंगे। उन दोनों के बीच का प्यार देखकर एक बार फिर सूरजमल की आंखें भर आईं। चुनमुन, रुनझुन, अरे कल को जब तुम लोगों की शादी होगी, फिर कैसे रहोगे तुम दोनों? हम एक ही घर में शादी करेंगे, और अगर हमें एक ही घर में लड़का नहीं मिला तो फिर कभी शादी नहीं करेंगे। सूरजमल के दिमाग में उनकी ये बात हमेशा घूमती रहती कि दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करनी है। समय थोड़ा और बीता। दोनों बेटियां 10 साल की हो गईं, लेकिन इस बीच घटी एक दुखद घटना ने दोनों बहनों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया। एक दिन सूरजमल जब लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसे चक्कर आ गया और वो नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने से उसकी तत्काल मौत हो गई। चुनमुन और रुनझुन दोनों अब अनाथ हो गई। रुनझुन, माँ जन्म देते ही चली गई और अब बाबा भी, हम अनाथ हो गए ना। चुनमुन, भले ही हमारे माता पिता नहीं है, लेकिन हम तो एक दूसरे को संभालने और देखभाल के लिए है ना, फिर अनाथ कैसे? पिता के जाने के बाद अब घर चलाने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। अपने पिता के दोस्त सरजू चाचा की मदद से दोनों बहनों ने फूल बेचने का काम शुरू किया। वे मंदिर के बाहर फूल बेचा करती थीं।
समय और तेज गति से बीता। अब दोनों बहनें 20 साल की हो गई थी। माता पिता तो थे नहीं उनके जो उनकी शादी का सोचते। कुल मिलाकर उसके पिता के दोस्त सरजू चाचा ही थे जो हमेशा कोई न कोई रिश्ता उनके लिए बताते, लेकिन वो मना कर देती क्योंकि वो दोनों रिश्ते अलग अलग घर के होते। अरे बेटिया देख, तुम दोनों मेरी बेटी की तरह ही हो, तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम दोनों की शादी करूं, नहीं तो कल जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हारे पिता और माँ को क्या जवाब दूंगा। देखिए जिद छोड़ दे कि दोनों को एक ही घर में शादी करनी है, एक ही घर में दोनों की डोली जानी है, नहीं तो शादी नहीं करनी है। अरे ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा। चाचा, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप भी तो हमारे दिल की बात को समझिए। हम दोनों बहनें एक दूसरे के बिना कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आपकी बैलगाड़ी में हम दोनों का जन्म हुआ, तब से उम्र के 20वें साल तक हम हमेशा साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, वैसा ही घर देखूंगा जहाँ तुम दोनों की डोली जाए। चुनमुन और रुनझुन दिखने में बहुत सुंदर थे। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, तो लोग उन्हें पसंद करते थे। लेकिन एक बदमाश जिसका नाम राका था, उसकी नजर चुनमुन पर थी। वो कई बार उसका रास्ता रोक चुका था और अपने प्यार का इजहार कर चुनमुन से शादी की बात कह चुका था। चुनमुन ने कई बार उसे इस तरह रास्ता रोकने से मना किया, लेकिन वो बेशर्म की तरह हर बार उसे परेशान करता। एक दिन की बात है, शाम को जब दोनों बहनें घर लौट रही थी तो तुझे समझ नहीं आता क्या? एक बार जब मैं मना कर चुकी हूँ तो क्यों रोकता है मेरा रास्ता? चल हट यहाँ से। अरे अपने रूप का इतना घमंड ठीक नहीं। देख, मेरे जैसा लड़का तुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वो तो सच है, तेरे जैसा छटा हुआ बदमाश हमारे पूरे गांव में नहीं है। चल अब हट, जाने दे। नहीं जाने दिया तो? राका ने अपने हाथ से उसका रास्ता रोका तो चुनमुन की बहन रुनझुन ने अपने पैर से चप्पल उतारी और कहा, अरे नहीं जाने दिया तो इसी चप्पल से मार मार कर तेरा मुंह सुजा दूंगी और उसके बाद उसी मुंह के साथ तुझे मुखिया चाचा के पास ले जाऊंगी। मुखिया के नाम से राका थोड़ा डर गया और उसने उनका रास्ता छोड़ दिया और कहा, देख लूंगा मैं तुझे, मेरा चेहरा लाल करेगी ना, देखना मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। चल चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। खैर, बात आई गई हो गई। इस बीच दोनों बहनों की जिंदगी में एक सुखद पल आया। हुआ ये कि एक श्रद्धालु जिसका नाम ममता देवी था, उन्हें ये दोनों बहनें बहुत पसंद आ गईं और उसने अपने दोनों बेटों श्याम और मोहन की शादी के लिए इन्हें पसंद कर लिया। अब सरजू चाचा ही उनके पिता समान थे, इसलिए उन्होंने उनसे ही दोनों का हाथ मांग लिया। जानती है बहन जी, आज आपने मेरा बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटियां जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है। दोनों की डोली एक ही घर में जा रही है। 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हुई। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। आज दोनों की शादी थी। दोनों बहनें बहुत ही सुंदर लग रही थीं। दोनों बहुत ही खुश थी। आखिर दोनों का सबसे बड़ा सपना जो पूरा हो रहा था, एक ही घर में ब्याह कर जाने का। तू कितनी सुंदर लग रही है। तू ज्यादा सुंदर लग रही है। मैं बहुत खुश हूँ रुनझुन, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। लेकिन होनी वो चोर है जो ताक में बैठा रहता है खुशियां चुराने के लिए। राका को चुनमुन की शादी का पता लग गया था। वो बहुत गुस्से में था। उसने तेजाब का एक बड़ा सा गैलन खरीदा और वो गुस्से में उसके घर के पिछले रास्ते से पहुंच गया। दुल्हन के वेश में तैयार बैठी चुनमुन पर जैसे ही उसकी नजर गई, वो गुस्से में आग बबूला हो गया। तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। ये कहकर उसने तेजाब उसके ऊपर डालना चाहा, लेकिन तभी रुनझुन की नजर उस पर चली गई और उसने चुनमुन को धक्का दे दिया। वो आगे गिर गई और पूरा का पूरा तेजाब रुनझुन पर गिर गया। वो दर्द से छटपटाने लगी। आह! बदमाश, तूने ये किया। रुनझुन मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन कुछ देर तड़पने के बाद रुनझुन की मौत हो गई। चुनमुन के शोर से कई लोग जमा हो गए और उन्होंने राका को पकड़ लिया और मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। फिर पुलिस को उसे सौंप दिया गया। कुछ देर बाद बारात भी आ गई। सभी ने शादी रोकने की सलाह दी, लेकिन चुनमुन ने कहा, देखिए ये शादी का समय तो नहीं, लेकिन ये शादी मत रोकिए, क्योंकि रुनझुन की यही इच्छा बचपन से थी कि हम दोनों की डोली एक ही घर जाए। अब डोली तो नहीं जा सकती, कम से कम उसकी अर्थी तो ले चलिए मेरी डोली के साथ मेरे ससुराल तक। उसकी मृत आत्मा को सुकून मिलेगा। फिर उसका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा, लेकिन कम से कम वो मेरे घर तक तो जाएगी, मृत रूप में ही सही। उसकी बात को सुनकर सभी की आंखें भर आईं। उसकी बातों को मानकर उसकी शादी हुई। शादी के बाद उसकी डोली उठी और रुनझुन की अर्थी। सभी लोगों की आंखें भर आई थीं ये दृश्य देखकर। लेकिन जो होनी का लिखा है वो कैसे मिटता। दोनों बहनों को शादी के बाद दुल्हन के कपड़ों में एक ही घर जाना था, लेकिन एक बहन लाल जोड़े में थी और एक सफेद कपड़ों में।
अनाथ बेटियों की डोली और अर्थी देखकर हर कोई रो रहा था, लेकिन मृत्यु का तो यही रूप है ना, वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। एक गांव में मदनलाल और सुखदेव नाम के 2 आदमी रहते थे। मदनलाल बहुत अमीर था। उसके पास 5 फैक्ट्रियां थी, बड़ा सा एक घर था, गाड़ियां थी और खेती करने के लिए बहुत सारी जमीन थी। और उसी जमीन में सुखदेव काम करता था। वो बहुत गरीब था क्योंकि मदनलाल उसे अच्छी तनख्वाह नहीं देता था। सुखदेव हर रोज बहुत मेहनत करता था और घर लौटकर खाली पेट सो जाता था। सुखदेव की पत्नी सरला उसे हर रोज कहती थी, और कब तक ऐसे मेहनत करते रहोगे? क्या फायदा हो रहा है इस मेहनत का? ठीक से खाने को भी नहीं मिल रहा है। क्या करूं सरला, जिंदगी ने हमको मार दिया है। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। अगर मदनलाल के खेत में काम नहीं किया तो जितना भी खाने को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। सुखदेव मदनलाल के खेत में काम करता रहा। इतने में उसकी पत्नी सरला गर्भवती हो गई और उधर मदनलाल की पत्नी उर्मिला भी गर्भवती हो गई। मदनलाल उर्मिला के लिए खास नौकरानी की तलाश करने लगा और उस काम के लिए सरला मदनलाल के पास चली गई। खुद प्रेग्नेंट होने के बावजूद थोड़े से पैसों के लिए उसके घर पर काम करने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। काम थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो मदनलाल सरला को एक छड़ी से मारता। ऐसे ही मार खाते खाते 9 महीने बीत गए। सरला को एक बेटा हुआ और मदनलाल को एक बेटी। सुखदेव ने अपने बेटे का नाम गुड्डू रखा और मदनलाल ने अपनी बेटी का नाम रखा प्रिया। सरला मदनलाल के घर पर नौकरानी का काम ही करती रही। गुड्डू जब 2 साल का हुआ तब सरला उसे भी अपने साथ ले जाने लगी। गुड्डू भी सरला के साथ मदनलाल के घर जाने लगा। पहले दिन जाकर ही गुड्डू सरला को काम में मदद करने लगा। तभी मदनलाल की बेटी प्रिया वहाँ पर आई और बोली, गुड्डू तुम मेरे दोस्त बनोगे, मेरे साथ खेलोगे? मेरा कोई दोस्त नहीं है, घर पर अकेली रहती हूँ। माँ बापू भी काम में व्यस्त रहते हैं, मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ बनूंगा ना मैं तुम्हारा दोस्त, खेलूंगा तुम्हारे साथ। गुड्डू प्रिया के साथ खेलने लगा। ऐसे हर रोज गुड्डू अपनी माँ के साथ प्रिया के घर जाने लगा और प्रिया के साथ समय बिताने लगा। कुछ दिन बाद से गुड्डू सिर्फ प्रिया के साथ खेलने के लिए उस घर में जाने लगा। गुड्डू के साथ प्रिया को भी अच्छा लगने लगा। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन खेलते खेलते गुड्डू ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम जानती हो ना कि तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है और मेरा परिवार बहुत गरीब। मेरे माँ बाप तुम्हारे पापा के लिए काम करते हैं। हाँ ये तो मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे घर वालों ने हम दोनों को एक साथ खेलते हुए देख लिया तो वो लोग मुझे मारेंगे। अरे पागल, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुमको मारने से पहले मुझे मारना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी गुड्डू। ये सुनकर गुड्डू हंस दिया। उसे एक भरोसा मिला। ऐसे ही दोनों छुप छुप कर खेलने लगे और इसी तरह दोनों बड़े होने लगे। दोनों स्कूल में भर्ती हो गए। गुड्डू सरकारी स्कूल में और प्रिया प्राइवेट स्कूल में। मगर 2 स्कूलों की दूरियां दोनों के बीच दूरियां नहीं ला सकी। स्कूल के बाद दोनों हर रोज मिलने लगे। दोनों स्कूलों के बीच में एक पार्क है। गुड्डू और प्रिया उसी पार्क में मिलने लगे। हर रोज स्कूल के बाद और कभी कभी स्कूल बंक करके भी। दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है। पार्क में दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है प्रिया, इतनी खूबसूरत आंखें मैंने जिंदगी में नहीं देखी। धत गुड्डू ये सब मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है। तुम शर्माते हुए कितनी सुंदर लगती हो। मेरा कुछ भी तुम्हें बुरा लगता है क्या गुड्डू? तुम हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हो। तुम तो परियों की देश से आई हो ना, तुम्हारा कुछ बुरा कैसे हो सकता है? अगर कोई तुम्हारी किसी भी चीज को बुरा कहे तो बुराई उसकी आंखों में है, तुम में नहीं। गुड्डू। प्रिया गुड्डू को गले लगा लेती है। गुड्डू कहता है, प्रिया तुम्हारे घर वाले हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। तो फिर हम भाग जाएंगे। भाग के कहाँ जाएंगे? मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बापू तुम्हारे पिता के लिए काम करते हैं। आखिर एक नौकर के बेटे के साथ उसकी मालिक की बेटी की शादी कैसे हो सकती है? मुझे कुछ नहीं पता गुड्डू। मुझे अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा मत बोलो प्रिया, हम एक साथ जिएंगे, मरेंगे नहीं। मैं तुमसे शादी करूंगा और अगर कोई मेरे और तुम्हारे बीच आया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। गुड्डू इतना प्यार करते हो मुझसे? दोनों बस एक दूसरे की बाहों में पिघल जाते हैं।
ऐसे ही छुप छुप कर दोनों का ये रिश्ता चलने लगता है। कुछ साल और बीत जाते हैं और दोनों जवान हो जाते हैं। दोनों का कॉलेज भी खत्म हो जाता है और एक दिन गुड्डू के पिता सुखदेव दोनों को एक साथ देख लेते हैं। सुखदेव और सरला गुड्डू को घर ले जाकर बहुत समझाते हैं, लेकिन गुड्डू जिद पर अड़ा रहता है। सुखदेव और सरला बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद उधर प्रिया के लिए रिश्ता आता है। बहुत अमीर खानदान की इकलौती औलाद, इकलौता वारिस शांतनु का। मगर प्रिया उससे शादी नहीं करना चाहती है। प्रिया गुड्डू से मिलने उसी पार्क में जाती है और गुड्डू को सब कुछ खुलकर बताती है। गुड्डू कुछ करो, ये लोग मेरी शादी करवा देंगे, मुझे ले चलो गुड्डू, भाग चलो। गुड्डू प्रिया को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। और तभी मदन लाल वहाँ पर आ जाता है। मदन लाल किसी काम से इधर आया था। वो दोनों को इस हालत में देख लेता है और बहुत गुस्सा होता है। क्या तुम दोनों के बीच संबंध है? भिखारी का औलाद, छोड़ मेरी बेटी को। ये बोलकर मदन लाल प्रिया को गुड्डू से छीन लेता है। प्रिया रोने लगती है। छोड़ दीजिए पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गुड्डू से प्यार करती हूँ। प्यार? आखिर प्यार का मतलब भी जानती है तू? उधर मैं एक अमीर परिवार में तेरी शादी का बंदोबस्त कर रहा हूँ और तू यहाँ इस भिखारी की औलाद से, छोटे घर के लड़के से प्यार कर रही है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं मदन लाल जी, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। ये सुनकर मदन लाल और भी गुस्सा हो जाता है। चुप रह, एक नौकर की औलाद होकर मेरी बेटी को फंसाता है। क्या सोचा था हा? इससे शादी करके मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। धरती के बोझ कहीं के रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ये बोलकर मदन लाल अपने लोगों को बुलाता है और सभी मिलकर गुड्डू को मारने लगते हैं। गुड्डू दर्द से तड़पने लगता है। ये देखकर प्रिया रोने लगती है। मत मारिए, उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए पिताजी। छोड़ दूंगा, मगर तुझे वादा करना होगा कि तू शांतनु से ही शादी करेगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं शांतनु से ही शादी करूंगी। अब तो इसे छोड़ दीजिए। मदन लाल सभी को रोक लेता है और गुड्डू के पास जाकर कहता है, आज तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन और कभी मेरी बेटी के आसपास में दिखा ना तो तुझे जान से मार दूंगा। ये बोलकर मदन लाल प्रिया को लेकर चला जाता है। आसपास के लोग गुड्डू को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में गुड्डू का इलाज किया जाता है और उधर मदन लाल सुखदेव और सरला दोनों को काम से निकाल देता है। वो दोनों गुड्डू को अस्पताल से घर ले आते हैं। सरला रोने लगती है। हाय मेरा बेटा, मैंने पहले ही कहा था निकल जा उस रिश्ते से। बेटा तू जिंदा है, यही हमारे लिए बहुत है। तू अब उस लड़की को भूल जा बेटा, उन लोगों की पहुंच बहुत है, तू भूल जा बेटा, उसे भूल जा। सरला गुड्डू को समझाने लगती है और उधर मदन लाल प्रिया की शादी का बंदोबस्त करने लगता है। वो चाहता है बस जल्द से जल्द प्रिया की शादी हो जाए। ये सोचकर शांतनु से बात करके एक दिन बाद ही मदन लाल प्रिया की शादी तय कर देता है। वो प्रिया को एक कमरे में बंद करके रखता है ताकि वो भाग न सके। आखिरकार रात बीत जाती है और शादी का वो दिन आ ही जाता है। प्रिया कमरे में बैठकर बस गुड्डू के बारे में सोचती रहती है और एक चिट्ठी लिखती है। वो लिखती है, गुड्डू आज मेरी शादी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम आकर मुझे ले जाओ। ये लिखकर वो खिड़की से एक सहेली को ये चिट्ठी देती है। वो सहेली जाकर गुड्डू को ये चिट्ठी दे देती है। चिट्ठी पढ़कर गुड्डू पागल सा हो जाता है। आज शादी है? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। आज तो मैं जान ले लूंगा, नहीं तो अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये बोलकर गुड्डू घर से निकल जाता है। उधर मदन लाल का बड़ा सा घर फूलों से सज चुका था। अंदर शादी का उत्सव चालू है। शादी का लगन भी आ जाता है और शांतनु प्रिया के साथ शादी के मंडप में बैठ भी जाता है। और तभी गुड्डू वहाँ पर आ जाता है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। मैं और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो मेरी है और मैं उसे लेने आया हूँ। तभी गुस्से में आकर मदन लाल कहता है, पकड़ लो इसे। कुछ लोग मिलकर गुड्डू को पकड़ लेते हैं और मदन लाल के सामने ले जाते हैं। बोला था ना फिर से मेरी बेटी के सामने आया तो जान ले लूंगा। हाँ? मदन लाल, तू एक प्रेमी को मार सकता है लेकिन प्यार को नहीं मार सकता। और तभी मदन लाल अपनी जेब से बंदूक निकालकर गुड्डू को गोली मार देता है। गुड्डू मर जाता है। प्रिया रोते हुए बेहोश हो जाती है। मदन लाल शादी शुरू करने के लिए कहता है।
बेहोश प्रिया के साथ शांतनु शादी कर लेता है। उसके बाद प्रिया को होश आता है और उसकी डोली उठती है और उधर से गुड्डू की अर्थी उठती है। रास्ते में दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। गुड्डू की अर्थी देख प्रिया बहुत रोती है। तब गुड्डू की आत्मा धीरे से प्रिया से कहती है, रो मत प्रिया, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। मुझे ले चलो गुड्डू, मुझे ले चलो। पागल कहीं की, मैं तुम्हें कहाँ ले चलूं? प्रिया तुम्हें पता है, इस दुनिया में गरीब होना एक पाप है। गरीबों को किसी चीज का भी हक नहीं मिलता, प्यार करने का भी नहीं। मगर तुम चिंता मत करो प्रिया, इस जन्म में तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन अगले जन्म में मैं अमीर पैदा होकर आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा, ये मेरा वादा है। तब तक अपना ख्याल रखना प्रिया, अलविदा। ये बोलकर गुड्डू की आत्मा अदृश्य हो जाती है। प्रिया रोती रहती है। उसका शरीर तो इस धरती पर ही है, लेकिन उसकी आत्मा गुड्डू के साथ है, इस धरती से बाहर, जहाँ सिर्फ प्यार है और कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें